Okay, my topic is electronic science. अभी हम इस टॉपिक से थोड़ा सा डिविएट हो जाएंगे जो इसको हम अभी ले रहे थे, बिकॉज वी हैव टू गो टू नेक्स्ट टॉपिक देन कम बैक आफ्टर सम टाइम. और जो हमारा टॉपिक अभी है दैट इज इंस्ट्रक्शन. मीन्स हाउ इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट. ठीक है, थोड़ी की वर्ड्स हैं नॉर्मली बुक में नहीं मिलेंगे. सो मसला यूँ है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास होती है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होती है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हम किसको कहते हैं? A group of programs that work with each other so as to make the system work. ठीक है ना? So the collection of the programs is known as software. शाबाश. अब ये प्रोग्राम एक अगर लेंगे, ये किसका बना हुआ होता है? इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. The set of instructions that have been written in a way कि आपका काम हो जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऐड तो आप उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. यू वांट टू मल्टीप्लाई तो उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे. ठीक. अब दूसरा मसला लेकिन है, वेयर डू यू गेट दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम? समझे? सो वी नॉर्मली हैव टू टाइप्स ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोग्राम, जो मैंने अभी बोला, बिकॉज प्रोग्राम इज आल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मगर जो इंस्ट्रक्शन सेट आपके पास है, ये सिंपली एक लिस्ट है जहां पे आपको दिया गया है कि आपके पास टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन है जो आप यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन हर एक इंस्ट्रक्शन कितनी बारी लिखी होगी? एक बार. जैसे मूव इमीडिएट, लाइक ऐड, लाइक सब, लाइक रोटेट, एक बारी लिखी होगी. सो द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम व्हिच यू टेक द इंस्ट्रक्शंस टू बी यूज्ड इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट. और उसके बाद जो प्रोग्राम है, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू यूज आउट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन सेट टू डू योर वर्क. इसको ज्यादा आसान समझना इस तरीके से, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है. ठीक है, सो इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी बुक्स बनी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कम से कम 10-20 बुक्स है. सो अगर आप किसी भी बुक को खोलोगे, देयर विल बी द वर्ड्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, आसान ना. और अगर आपको वहां पे इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि जो भी बुक्स हमारे पास है, दे आर द प्रोग्राम्स. But what is the instruction set in terms of English language? It is English dictionary, है ना? English dictionary जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है. ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है? हर एक वर्ड एक एक बार ही लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ उसका यूजेज क्या है, उसके माना क्या है. ठीक है, फिर जो भी दुनिया में किताब लिखी जाएगी, obviously जिसमें कोई भी वर्ड होगा, that will be obviously in the Oxford dictionary. बिल्कुल इसी तरीके से. So instruction set जो आपके पास है, is a dictionary that consists all the instructions that you can use. So it is also defined as a set of instructions in the same way as program is defined as a set of instructions. So program is a set of instructions that you use to do your work simply. इसमें कोई एक इस्तेमाल की होगी या 10 इस्तेमाल की होगी, 20 इस्तेमाल होगी, कोई एक, इसमें एक इंस्ट्रक्शन 10 बार भी हो सकती है, 20 बार भी हो सकती है. बट इन योर इंस्ट्रक्शन सेट एक इंस्ट्रक्शन एक ही बार लिस्ट की हुई होती है, सो दैट यू कैन यूज दैट. ओके, so the program is a set of instructions. Now what is this instruction made up of?
ठीक है। तो ये हमने देखा पिछली बारी। नॉर्मली जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑप कोड और दूसरा होता है ऑप रन। ठीक है। सो ऑप कोड क्या हो गया? द वर्क दैट यू हैव टू डू, द ऑपरेशन इन रियलिटी इज द ऑप कोड, एंड आपको जिस पे ये ऑपरेशन करना है दैट कैन बी ऑपरेंड। सो ऑप कोड इज द वर्क that you have to do, that the operation itself. और जो ऑपरेंड आपका है, इट कैन बी डेटा, डेटा पे काम करना है, इट कैन बी एड्रेस, एड्रेसेस पे काम करना है, इट कैन बी पॉइंटर्स, कहाँ की ओर पॉइंट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ आ रहा है? शाबाश। सो ऑप कोड विद द ऑपरेशन, ऑपरेंड इज ऑन व्हाट वी हैव टू ऑपरेट इट। अब ये हो गया आपके पास सॉफ्टवेयर से लेकर यहाँ तक जो प्रोग्रामर्स हैं। ठीक है। अब हम टाइम के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। सो टाइम के हिसाब से जब हम देखेंगे कि व्हाट इज द टाइम दैट इज टेकन बाय द प्रोग्राम टू गेट कंप्लीटेड बाय अ पर्टिकुलर प्रोसेसर, दैट इज कॉल्ड CPU टाइम, नॉर्मली डिनोटेड बाय TCPU। क्या मतलब? अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिया, जैसे आपने लिया एक बड़ा प्रोग्राम, किसी गेम का प्रोग्राम, ठीक है, या आपने लिया गूगल सर्च का प्रोग्राम, या आपने सीधे लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम या सिंपल एडिशन का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, आपके प्रोसेसर को, आपके माइक्रो प्रोसेसर को या आपके कंप्यूटर को, ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जब आप बनाओगे ना, द माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जब भी माइक्रो प्रोसेसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी जो इर्द गिर्द वाली मेमोरी ICs, इनपुट आउटपुट ICs, दे वोंट बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU विल बी द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ। सो अब ये माइक्रो प्रोसेसर या कोई भी प्रोसेसर हो, उसको कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, उसको हम बोलेंगे CPU टाइम, TCPU। अब ये प्रोग्राम जो खुद बना, ये किसका बना हुआ है? इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, फैच करने में, डिकोड करने में, एग्जीक्यूट करने में, ये टोटल इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको कौन बोलेंगे? CPU टाइम। खबर कर वो भूल जाए। CPU टाइम तो पूरे प्रोग्राम के लिए, एक इंस्ट्रक्शन के लिए जब हमें करना होगा चेक कि एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज, शाबाश, दैट विल बी कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम। सीधे और चूंकि इंस्ट्रक्शन आपका बना हुआ ऑप कोड और ऑपरेंड का, तो इकट्ठे इन दोनों को जो लगेगा टाइम, दैट विल बी इंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है। ये हो गया टाइम के हिसाब से देखना। लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं साइकिल्स के हिसाब से, जो हमारे पास टाइम होता है ना। अब देखेंगे अभी टाइम कैसे डिफाइंड होता है इन योर माइक्रो प्रोसेसर। आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर 8085 ये है, इसकी मेमोरी भी डाली हमने, बाकी चीजें रखी। सो टाइम जो है दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय दिस X1 एंड X2, जहां पे हम क्लॉक लगाते हैं। लेट अस सपोज 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक और 6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक। ठीक है। ये क्लॉक जब सबसे पहले अंदर जाता है, इट इज डिवाइडेड बाय 2। क्या सीमा कर रही है? हाफ सीमा कर। तो अगर ये 6 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक है, तो अंदर कितने मेगाहर्ट्ज पे काम चलेगा? 3 मेगाहर्ट्ज पे। ठीक है। अब ये 3 मेगाहर्ट्ज क्लॉक है ना, सो इट इज लाइक दिस, इट्स अ स्क्वायर वेव हैविंग द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड ऑफ टाइम will be 3 mega। 3 mega हो गया 3 into 10 raised power 6 hertz। means 3 into 10 is power 6 go unit 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh go 3 लाख। वो 3 लाख साइकिल एक सेकंड में कुछ करा ये ऑसिलेटर जो आपका है। ठीक है। या द टोटल नंबर ऑफ टाइमिंग्स, द स्लॉट्स, द टाइम स्लॉट्स, और द टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स in 1 second will be 3 into 10 is power 6 because it's its frequency। okay। तो अब जब हम टाइम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली हम किस लिहाज से टाइम डिफाइन करेंगे? इन्हीं साइकिल्स के हिसाब से।
because we know the cycles. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन टाइम हमने अभी बोला कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है एग्जीक्यूट होने में, हमने उसको बोला इंस्ट्रक्शन टाइम, लेकिन हमें इसको किस तरीके से बोलना है कि कितनी साइकिल्स लगते हैं। सो वी कॉल इट एज IPC और CPI. CPI means cycles per instruction and IPC means instructions per cycle. ठीक, इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल्स और साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बेस्ट है साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, क्या है? क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी साइकिल्स लगते हैं, ठीक है, सो साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन बेटर। मगर जो ही टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आपके पास इतने तेज हो गए सिस्टम्स कि आप एक ही साइकिल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तब आपका कौन सा वाला अच्छा रहेगा? इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल, कितने इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में होंगे। So that is why I have written both of them. So now जो आपको पूरा प्रोग्राम को लगेगा टाइम एग्जीक्यूट होने में, that will be TCPU, और एक इंस्ट्रक्शन को जो टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, that is इंस्ट्रक्शन, कितनी इंस्ट्रक्शंस, सॉरी कितने साइकिल्स आपको लगते हैं पर इंस्ट्रक्शन। अब चूंकि हमने ये साइकिल्स के हिसाब से बोला, वंचना सब डिफाइन करो साइकिल क्या है, ठीक है। सो हाउ विल बी साइकिल डिफाइंड? साइकिल विल बी डिफाइंड बाय T, that is the time period of that cycle, है ना। So if you have to convert this into time, जो अगर आपको क्या करना है काम, साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू इंस्ट्रक्शन टाइम, कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपली साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई बाय करोगे साइकिल टाइम, एक साइकिल को कितना टाइम लगता है। अगर आपको पता है एक इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करने के लिए 10 साइकिल्स लगते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको कितना टाइम लगेगा टोटल, आप बोलोगे सर 10 साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम, वो कितना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास एक और चीज आ जाएगी, इफ यू हैव टू गेट दिस इंस्ट्रक्शन टाइम, इट विल बी इक्विवेलेंट टू साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम T, और लेट अस कीप इट टाउ, क्योंकि T हमने ऑलरेडी ऊपर रखा TCPU। ठीक है, तो इससे हमें ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा, इससे हमें हो जाएगा, निकलेगी एक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड द CPU टाइम इक्वेशन और द माइक्रोप्रोसेसर टाइम इक्वेशन। मतलब आपको क्या निकालना होता है? आपको सिंपली निकालना होता है, यू हैव टू गेट दिस TCPU means the total time taken by this processor to execute a program. But you know that this program is made up of instructions. Let us suppose 10 instructions. So if you have to get this TCPU, how you will get? First you must know how many instructions you have written in it. 10 instructions, ठीक है? That will be called as instruction count, IC. क्या बोलेंगे उसको? IC, इंस्ट्रक्शन काउंट। इंस्ट्रक्शन काउंट हो गया सिंपली द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। छोटा प्रोग्राम होगा तो इंस्ट्रक्शन काउंट क्या होगा? कम, तो टाइम क्या लगेगा? कम। बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, इंस्ट्रक्शन काउंट होगा बहुत बड़ा, तो टाइम लगेगा ज्यादा। सो इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें पता चल गया कितने इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हमें क्या देखना है? हर एक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगता है, तो हो गया ना इंस्ट्रक्शन टाइम, जो हमने अभी देखा। बस इससे हमें पता चलेगा टोटल TCPU कितना है। अगर इसको थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे तो हमें TCPU आएगा बराबर IC मल्टीप्लाइड बाय, इंस्ट्रक्शन टाइम किसके बराबर है? साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाइड बाय साइकिल टाइम। दिस इज नोन एज द CPU इक्वेशन, बेसिक CPU इक्वेशन, CPU टाइम इक्वेशन, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर CPU अगर आपके पास, एक पर्टिकुलर प्रोसेसर आपके पास है, माइक्रो प्रोसेसर आपके पास है,
तो ये कितना टाइम देगा एक पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, टोटल कंप्लीट करने में. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल नंबर ऑफ instructions in that program multiplied by the total number of cycles that one instruction takes to execute multiplied by the time in one cycle, है ना. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, TCPU equal to IC multiplied by CPI को मैं 1 by IPC भी लिख सकता हूँ. So this is the second form. Why? क्या इसके cycles पर instruction जो है वो है instruction per cycle, they are reciprocal of each other, है ना. If you have been given the number of cycles that are required to execute an instruction, so you can also get from it the number of instructions that will be executed per cycle. तो उल्टा करना है ना, तो reciprocal. So IPC आएगा. और एक फॉर्म इसकी है, TCPU is equal to IC into 1 by IPC फिलहाल रखेंगे, multiplied by 1 by F, where F is the cycle frequency. यानी कि जो मैंने अभी बोला माइक्रो प्रोसेसर में हम सीधे कितने मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, 3 मेगाहर्ट्ज. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी F. सो हम नॉर्मली टाइम पीरियड साइकिल टाइम में बात नहीं करते हैं, हम नॉर्मली किस में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी में, क्लॉक फ्रीक्वेंसी में. सो दिस इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट विल बी गिवन. सो चौथी फॉर्म की कौन सी रहेगी फिर, TCPU is equal to IC into CPI वापस डिवाइडेड बाय F टोटल. अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखेंगे इसका क्या मतलब है. सो योर TCPU इज इक्वल टू IC मल्टीप्लाइड बाय CPI डिवाइडेड बाय. इट मींस दैट TCPU जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CPI, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. अब मसला ये है इसके शियासन TCPU गसे आसुन ज्यादा किन काम. What is a normal for us? यानी what is good for us? Should TCPI be high or low? It should be less. क्योंकि बेस्ट कंप्यूटर वो है जो कम टाइम दे एक प्रोग्राम को रन होने में. So we need this TCPU should be less. For that I have to make this less, I have to make this less, and I have to make this more because it's inversely proportional. So means if you want to have a processor whose processing power is good, what you need to do, the first and foremost thing, you need to decrease the instruction count of the program. So how that will be done? There are two ways. पहला रास्ता ये है कि क्योंकि instruction count means the total number of instructions in the program. प्रोग्राम कौन लिखता है? हम लिखते हैं ना, आप लोग लिखते हैं, प्रोग्रामर्स, ठीक है. सो इफ आई गिव अ प्रॉब्लम टू 4 ऑफ यू, मैं बोलूंगा चलो आप क्या करोगा, आपको एक प्रॉब्लम मैंने दी, इस पे आपको एक ये प्रोग्राम लिखना है, ठीक है. सो ऑब्वियसली यू हैव गॉट डिफरेंट माइंड्स, आई थिंक, है ना, क्योंकि नहीं दिमाग अलग अलग है ना, तो आपकी प्रॉब्लम पे जो अटैक भी करोगे ना वो भी डिफरेंट होगा. तो फॉर आपने लिखा 4 लाइन्स का प्रोग्राम, आपने लिखा 5 लाइन्स का, इसने लिखा एक ही लाइन में, इसने लिखा 50 लाइन्स का. अब किसका अच्छा रहेगा प्रोग्राम, कौन सा प्रकार का है प्रोग्राम, उसका प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है, यानी जिसने एक ही लाइन में लिखा. समझ आया? मींस इसने क्या असल में किया, इसने इंस्ट्रक्शन काउंट को क्या किया, रिड्यूस. सो इसका मतलब वी विल से दैट IC हैज बीन रिड्यूस्ड. दूसरा हो गया कि आप चारों ने एक ही प्रोग्राम लिखा, मगर आप चारों ने डिफरेंट कंपाइलर्स इस्तेमाल किए, बिकॉज कंपाइलर्स आर द थिंग्स दैट एक्चुअली कन्वर्ट योर हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है. सो 4 डिफरेंट तरीकों के कंपाइलर्स 4 डिफरेंट तरीकों के ऑब्जेक्ट कोड देंगे आउटपुट. जो जितना अच्छा रोबस्ट कंपाइलर होगा दैट विल गिव अस द आउटपुट विद लीस्ट काउंट. है समझ? सो उससे भी आपका इंस्ट्रक्शन काउंट जो है वो आ जाएगा नीचे. सो ये 2 तरीके हैं जिसमें आप IC कम कर सकते हैं. दूसरा हो गया CPI. CPI हो गया साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन. मींस आप हमेशा चाहोगे कि CPI कम होना चाहिए. मींस एक इंस्ट्रक्शन जो अलग से एग्जीक्यूट होती है उसमें नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स क्या लगनी चाहिए, कम. क्या समझ रहे?
तो ये कहाँ पे चेंज करेंगे जिसकी वजह से हम ये आईपीसी और सीपीआई जो है ये इन चीज़ों के साथ खेलेंगे. दिस विल बी डायरेक्टली डन ऑन द आर्किटेक्चर लेवल. समझे? जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर देखा, इसमें प्रोग्राम काउंटर है, फ्लैग्स हैं, वो है, ये है, बाकी चीज़ है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल आर्किटेक्चर. तो फंक्शनल आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि आपको कितनी क्लॉक साइकिल्स लगेंगे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में. कोई दूसरा आर्किटेक्चर होगा जो 8085 से अच्छा होगा, जैसे 8086 या जो आजकल के प्रोसेसर्स आते हैं. ठीक है, उनमें आप आर्किटेक्चर ऐसा बनाया होता है कि आपके पास सीपीआई की जरूरत नहीं पड़ती है, आईपीसी की जरूरत पड़ती है. दैट मींस यू नॉर्मली चेक आउट कि आपके पास एक साइकिल में कितनी इंस्ट्रक्शंस होती है एग्जीक्यूट. गॉट इट? सो इट्स ऑन दैट लेवल. देन द third one is that if you want to decrease the TCP, you have to increase the frequency. Frequency is the clock that you use. आपने इसमें कितना इस्तेमाल किया? 3 मेगाहर्ट्ज. आजकल जो आपके प्रोसेसर्स हैं उनमें कितना इस्तेमाल करते हो? 3 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज. समझे? So you are working in gigahertz. So when you increase the frequency, you can again increase the, you will decrease the TCPU. That means आप किसको बढ़ा रहे हैं? अगर TCPU डिक्रीज कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, सो यू आर इंक्रीजिंग द CPU परफॉर्मेंस. अब इसमें हमें आगे जाना नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा. ऐसे हमें एक चीज थाफ करेंगे खाली, दैट इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल. CPI, IPC या इंस्ट्रक्शन साइकिल. ठीक है, सो व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल? इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगा? इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया कि आपके पास जो टोटल टाइम लगता है एक फुल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में. और आपको पता है, इससे पहले हमने बोला कि एक पूरी इंस्ट्रक्शन जब 8085 करता है एग्जीक्यूट, उसमें 3 चीजें लगती हैं. सबसे पहले फेच, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट. व्हाई? बिकॉज द इंस्ट्रक्शन लाई इन मेमोरी. सो द माइक्रोप्रोसेसर हैज टू फेच इट फर्स्ट. दैट मींस टेक फ्रॉम मेमोरी, पुट इट इनसाइड द इंस्ट्रक्शन डिकोडर. देन इट हैज टू डिकोड इट एंड एट लास्ट इट हैज टू डू व्हाट इट इज मेंट फॉर. समझ आया? सो ये 3 चीजें जरूरी है. अब कितना टाइम लगेगा ये सब करने में, उसमें कितनी साइकिल्स लगेंगे. ठीक है, सो ओवर इस पूरे टाइम स्लॉट को, इस पूरे टाइम स्लॉट को, इतना बड़ा टाइम स्लॉट जो है, इसको मैं बोलूंगा इट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल. एक पूरे इंस्ट्रक्शन में को हमें कितना टाइम लगता है पूरा फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट करने में. समझ आया? सो दिस इंस्ट्रक्शन साइकिल इज सब डिवाइडेड इनटू मशीन साइकिल्स. इसका मतलब जो ये मशीन साइकिल है ये भी एक तरीके का यूनिट है टाइम का ही. जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन साइकिल किसका यूनिट है? टाइम का. और ये कौन सा यूनिट है जो हमें बोलेगा कि एक पूरी इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में इन टर्म्स ऑफ साइकिल्स. और दैट इज सब डिवाइडेड इनटू मशीन साइकिल्स. सो मशीन साइकिल्स एक लोअर लेवल ऑफ यूनिट है जो हमें बोलेगा कि आपके इंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है. तो जैसे हमने अभी बोला, इंस्ट्रक्शन इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू different things like fetch, decode, execute and other things. तो उसके हिसाब से आपको जो नई चीजें बनती है they are called machine cycles. तो 8085 में जो आपके machine cycles है वो टोटल में 5 है. पिछली बारी भी हमने देखा था, लेकिन उसको हमने देखा था ऊपर से ही ऑन योर PowerPoint presentation. ठीक है, उनको हमें अच्छे से देखना है. The first and the foremost is called opcode fetch. The second one is called memory read. The third one, memory write. The fourth one, IO read. The fifth one, IO write. The sixth one, bus idle. And the seventh one, and the seventh one, interrupt acknowledge. These are the machine cycles. Again, no need to confuse yourself. Interrupt acknowledge है लास्ट वाला. ठीक है, उससे पहले है bus idle.
So they are nothing but टाइम स्लॉट्स, सिंपल एंड नथिंग एल्स, जो क्या डिफाइन करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को। कौन से ऑपरेशन जो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर होते हैं, जो एक पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के अंदर मदद करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है उन छोटे छोटे स्लॉट्स में। सो इट कैन बी ऑप कोड फेच। तो सिंपल इसके नाम से ही पता चलता है, जब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा काम, मेमोरी में से फेच करेगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और वो भी किसको, ऑप कोड को, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन जो आपके पास मेमोरी है, जो बाहर है मेमोरी जिसमें आपने रखी हुई ये चीजें, और ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, when it will simply call this memory and asks it to fetch। तो आपके पास अगर आपको फेच करना है ऑप कोड, क्योंकि इट कैन बी ऑप कोड, ठीक है, इट कैन बी डेटा, दैट मींस ऑपरेंड और एड्रेस stored somewhere, ऐसी चीजें। So if you have to fetch the opcode, it will be called as opcode fetch। उसमें जो टाइम स्लॉट पूरा लगेगा उसको हम बोलेंगे opcode fetch। Then we have memory read। So whenever the microprocessor has to read something from the memory without opcode के बिना, ठीक है, जब इसको मेमोरी से लाना है, अपने में इनसाइड लाना है, इसको रजिस्टर्स में लाएगा, कहाँ पे रखेगा, आउटपुट डिवाइस को भेजेगा, जो भी करेगा, लेकिन जब इसको लाना है डेटा, जब इसको लाना है ऑपरेंड्स, ठीक है, तो उसको हम उस वक्त ऑप कोड फेच नहीं बोलेंगे। ऑप कोड फेच इज अ स्पेशल थिंग ओनली मेड फॉर ऑप कोड्स। द वर्क्स, द ऑपरेशंस जो हमें करनी है, और जिस पे ऑपरेशन करनी है उसको जब हमें लेना है अंदर, that is simply known as memory read। So the second cycle is memory read। Then third one, whenever microprocessor wants to write some data to the memory, क्योंकि स्टोर करना है, जैसे हमें 3+4 के वो गया 7 रिजल्ट, वो भी एक्यूमुलेटर में है, ठीक है, तो उसको हमें स्टोर करना है, तो उसको हम माइक्रोप्रोसेसर के अंदर स्टोर नहीं रख सकते, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर डजंट हैव इट्स ओन स्टोर। वो सिंपली एग्जीक्यूट करेगा, डेटा बस पर डालेगा, ठीक है ना। तो स्टोर कहाँ पे हमारा, मेमोरी। सो व्हेन इट हैज टू स्टोर बैक, दैट विल बी कॉल्ड एज मेमोरी राइट। इसी तरीके से इफ माइक्रोप्रोसेसर हैज टू रीड समथिंग फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, जैसे हमने कल देखा, ठीक है ना, उसके लिए जो पूरा स्लॉट इस्तेमाल होगा टाइम का, और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, दैट विल बी नोन एज आईओ रीड। सो वो पूरा टाइमिंग और वो पूरा टाइम का स्लॉट जो है, दैट विल बी कॉल्ड एज आईओ रीड स्लॉट या आईओ रीड मैशिंग साइकिल। इसी तरीके से इफ माइक्रोप्रोसेसर हैज टू रीड राइट समथिंग टू द आउटपुट डिवाइस, लाइक कल हम एलईडीज को लिख रहे थे, ठीक है, सो चूंकि हम इनपुट आउटपुट को लिख रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज आईओ राइट मैशिंग साइकिल। सेम वे वी हैव बस आइडल मैशिंग साइकिल। बस आइडल हो गया जब माइक्रोप्रोसेसर को कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, इट सिंपली हैज टू वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो वेट कराने के लिए इसको एक स्लॉट दिया जाता है कि तू इतनी देर तक वेट कर सकता है, ठीक है, और उस मैशिंग साइकिल को हम बोलेंगे बस आइडल मैशिंग साइकिल। दैट मींस बस आइडल है ऐसे, या वेट स्टेट इसको हम बोलते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव द इंटरप्ट एक्नॉलेज मैशिंग साइकिल। सो ये वो टाइम स्लॉट है, वो टाइम है जो हम देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को टू एक्नॉलेज द इंटरप्ट्स। इससे पहले मैंने आपको बोला इंटरप्ट क्या होता है, कि हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, माइक्रोप्रोसेसर अपना काम कर रहा है, जो हमने इसको प्रोग्राम दिया हुआ है ये वो प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन बीच में कोई काम आ गया दैट हैज अ हायर प्रायोरिटी, दैट नीड्स टू बी डन फर्स्ट, ठीक है, पहले उसको इशू किया जाता है, उसको लिया जाता है, उसका काम किया जाता है, एंड देन बैक वापस आके हम अपना काम फिर से करते हैं। तो वो जो बीच में आ गया ना, तो जैसे हमने बोला उस वक्त कि क्या हम अभी क्या कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, सो वी आर डूइंग आवर वर्क, वी नीड कैन कंसेप्ट ठुक ठुक। सो ठुक ठुक मींस इंटरप्ट, हम ऐसे भी बोलेंगे समवन इज इंटरप्टिंग, समझ आया। तो दो चीजें, या तो मैं इसको दरवाजा खोलूंगा या नहीं खोलूंगा। अगर मैंने दरवाजा खोला, इसका मतलब मैंने इसको एक्नॉलेज किया। अब इतनी टाइम जो लगता है ना बीच में एक्नॉलेज करना और पकड़ना और उसका काम फिर करना, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हिच साइकिल, इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल। सो दीज आर द 7 मैशिंग साइकिल that make up different instruction cycles।
क्योंकि जो डिफरेंट मशीन साइकिल्स हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं, दे विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज मशीन साइकिल्स। जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं वो किन के स्लॉट्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के स्लॉट्स हैं। इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कितने टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के। आधे डेटा ट्रांसफर के लिए लगते हैं, आधे ऐड करने के लिए लगते हैं, मींस अरिथमेटिक्स के लिए लगते हैं, आधे लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए लगते हैं, ठीक है, आधे कंडीशनल ऑपरेशंस के लिए लगते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप देखोगे कम से कम 90 की 80-90 इंस्ट्रक्शन है डिफरेंट तरीकों के, ठीक है। सो दे हैव टू डू डिफरेंट वर्क्स। So how they are made? By combining these. So they combine in different ways and make the instruction cycle. अब मसला ये खुद किससे बने हुए होते हैं? The machine cycles are simply made up of T states. That means the simple clock cycles जो हमने देखा था, T छोटा T tau, ठीक है? So they are simply made up of T states, हम इनको बोलते हैं timing states. All of them are made of timing states. अब कितने टाइम स्टेट्स, दैट अगेन डिपेंड्स कौन सा मशीन साइकिल। जैसे ऑपकोड फैच जो है, इसमें लगते हैं 3 टाइमिंग स्टेट्स से 6 टाइमिंग स्टेट्स तक। मींस इसने साइकिल की है आफ्टर टी स्टेट को ये, ठीक है ना। दिस इज 1T। सो इसको 3 से लेकर 6 टाइमिंग स्टेट तक लग सकते हैं ऑपकोड फैच के लिए। मेमोरी रीड करना होगा तो इसको लगते हैं 3 टाइमिंग स्टेट्स। मेमोरी राइट करना होगा तो 3 टाइमिंग स्टेट्स। आईओ इसी तरीके से आईओ रीड को भी 3 लगते हैं, आईओ राइट को भी 3 लगते हैं। बस आइडल में लगते हैं 4 से 6 टाइमिंग स्टेट्स। इंटरप्ट टेक्नोलॉजी में भी लगते हैं जैसे 4 से 6 टाइमिंग स्टेट्स। और टाइमिंग स्टेट्स कुछ नहीं है, इट इज सिंपली द वन क्लॉक साइकिल जो आपने इसमें क्लॉक इस्तेमाल किया हुआ है। सो लेट अस सपोज कड़न वनी क्लॉक साइकिल कूदा छी, टाइमिंग स्टेट कता छी, ठीक है। यू कैन सिंपली गेट इट t is equal to 1 by f, so t is equal to 1 by 3 megahertz, so 3 into 10 to the power 6, so t is equal to 1 by 3 into 10 to the power minus 6, t is equal to 1 by 3 को देखो 0.33 10 to the power minus 6, तो हम बोल सकते t is equal to 0.33 microsecond, because 10 is per minus 6 is माइक्रो, ठीक है ना, जिस तरीके से मेगा था। So it will be 0.33 microseconds will be the time slot of 1T state. तो अगर मैं आपको पूछूंगा बोलो जो मेमोरी रीड साइकिल हमारा है, मशीन साइकिल है, ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो आप सीधे बोलोगे सर ये तो 3T लेता है, so वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.33 माइक्रोसेकंड, so it will be 0.99 माइक्रोसेकंड। आप बोल सकते हो 1 माइक्रोसेकंड, 0.99 अगर इसके करीब है, नजदीक है ना, 0.9 को माइनस नजदीक है ना, हाँ, सो बोलेंगे लगभग 1 माइक्रोसेकंड के करीब लगता है इसको एग्जीक्यूट होने में। किस वाले मशीन साइकिल को? मेमोरी रीड। इसी तरीके से मेमोरी राइट के लिए हर एक लिए अपने अपने टी स्टेट्स। सो ये आपने हायरार्की याद रखी। सो इंस्ट्रक्शन साइकिल इज फॉर इंस्ट्रक्शंस दैट देयर मे बी एनी इंस्ट्रक्शन। Each instruction cycle is made up of the combination of machine cycle, and each machine cycle is made up of T states, ठीक है, टाइमिंग स्टेट्स जो उसको डिफाइन करता है। अब ये चीज जो आपके पास है, टाइमिंग स्टेट्स, मशीन साइकिल और ये सारा, ये अब समझना है ना कैसे होता है। इसको समझने के 2 तरीके हैं, 2 चीजें हमें बिल्कुल दिमाग में रखनी है, तब जाके we will be able to check these instruction cycles, these machine cycles and these T states and everything. The first thing is the clock or the timing diagram. So we will have to check 2 things at a time. एक हो गया आपके पास टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, और दूसरी हो गई 8085 की आर्किटेक्चर डायग्राम। With peripherals, that means 8085 आर्किटेक्चर डायग्राम जब सिंपली लेंगे ना, वो तो खाली 8085 माइक्रो प्रोसेसर की डायग्राम होगी, ठीक है। जब विद पेरिफेरल्स रखेंगे तब क्या हो गया,
एक तो इंटरनल डायग्राम, और जो बाहर आप लगा रहे हैं, बाहर क्या लगा रहे हैं, मेमोरी लगा रहे हैं, और इनपुट आउटपुट जो बियर मिनिमम आप लगा सकते हो, एक इनपुट एक आउटपुट एक मेमोरी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर, नहीं उसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल डिकोडर, उसके बाद एड्रेस लैच, और खुद माइक्रो प्रोसेसर, समझ आया। और माइक्रो प्रोसेसर लेकिन सीधे 8085 का माइक्रो प्रोसेसर नहीं लिखना है, सो देन यू हैव टू मेक इट्स इंटरनल आर्किटेक्चर, यानी कि उसके अंदर रजिस्टर्स जो होते हैं ना वो बनाना, सो वो एक साइड से, और उसके बाद टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। ये दोनों मिला के आप अच्छे से समझ सकते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। वालेकुम सलाम। ठीक है, सो अभी तक ऐसे हमने डायग्राम बनाई नहीं, तो आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक द 8085 का पूरा आर्किटेक्चर जो अंदर से है, दैट यू विल हैव अ डेटा पाथ, देन यू विल हैव ALU like this, then you will have register set, then you will have that address latch, बाकी चीजें, you will have those control instruction register, decoder, बाकी बाकी चीजें अंदर है। फिर यही डेटा बस आप निकालोगे बाहर, होगी डेटा बस, उसके बाद ये होगी एड्रेस बस जहाँ से निकलेगी, ये होगी कंट्रोल लाइंस, फिर इस पे लगाओगे बाहर, दिस इज मेमोरी, दिस इज वन इनपुट, दिस इज वन आउटपुट, फिर लाइंस में कनेक्ट करोगे। आया समझ, एक बड़े पेज पे बनाना, चार्ट पे बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा, या A3 A4 पे बनाओगे वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो उससे हम फिर क्या समझेंगे, इट्स बेटर टू मेक इट ऑन चार्ट, ठीक है, यू कैन मेक इट इजीली। सो चार्ट से फिर अच्छे से समझ, चार्ट हम यहीं बता देंगे, ठीक है, फिर उसी से समझ आ जाएगा कि हाउ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस विल वर्क इन रियलिटी। तो फिलहाल ही काफ़ी।